Hello everyone, this is Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSI Net channel. कहाँ पर आपका स्वागत करते हैं जी? हम स्वागत करते हैं आपका Wi-Fi Study CSI Net चैनल पर और हमारा रेफरल कोड है जी अमित 10। क्या फायदा है जी इस रेफरल कोड का? देखिए जी, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे इसको यूज कर लीजिएगा एंड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। भाई हम हैं नेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड और एनवीएचएम एग्जाम क्वालिफाइड और आज हम आपके लेके आए हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज करेंगे और जो हमारे बचेंगे हम आगे भी करेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स टारगेट है हमारा 20 क्वेश्चंस का। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन। लेकिन पहले आप जानते ही हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल चीजों को। क्या है मेरी अदर क्लासेस? द रेगुलर क्लास क्या होती है जी? मंडे टू फ्राइडे होती है जी, 5 PM पर होती है जी। और वाईफाई स्टडी CSIR नेट ही इसका चैनल होता है जी। सेकेंड वन क्या है जी? सेकेंड वन है आपके पास 45 डे क्रैश कोर्स है जी, मंडे टू फ्राइडे होता है जी 11:30 AM पर। और क्या प्लेटफॉर्म? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। सो ये वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल क्या है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट एक चैनल है यूट्यूब पर। आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे और इसका फायदा क्या है सर यूट्यूब चैनल पर वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल का? भाई वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल, देखिए नाम से ही पता लगता है CSIR नेट ये क्या कोशिश कर रहा है। जो भी CSIR नेट के एस्पिरेंट है सारे के सारे जाकर के वहां पर, कोई भी मान लिया, कोई हो सकता है केमिस्ट्री से हो, कोई फिजिक्स से हो, कोई बायोलॉजी से हो, कोई मैथमेटिक्स से हो, तो वो सभी लोग वहां जाकर के वहाँ हर एक एजुकेटर की जो कि CSI नेट के लिए तैयारी करा रहा है उनके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हैं और मेरी पहली वीडियोस को देखना चाहते हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू गो टू द वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल और जाने के बाद आप क्लिक कीजिएगा प्लेलिस्ट पर और प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे नाम से आप मेरी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं एक साथ। सो दैट इज अ पर्पस ऑफ दिस चैनल। ओके, सो सर क्या यही क्लासेस हैं आपकी, सिर्फ वाईफाई स्टडी पर लेते हैं? नहीं, और भी क्लासेस हैं जी। देखिए स्पेशल क्लास जो कि मैं लाइव लेता हूँ कहाँ, अन अकेडमी पर, और 9:30 PM पर होती है जी ये। उसके बाद प्लस क्लासेस होती हैं जी, प्लस क्लासेस भी अन अकेडमी पर है और उनका टाइमिंग है जी 5 PM। सो यू कैन सी दैट 5 बजे, 5 PM नहीं है जी, ये 7 PM है, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग में चेंज आया है हमारे। सो व्हाट वी आर डूइंग दिस इज एट द 7 PM, ठीक है। 7 PM पर है 5 PM के बजाय। और ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं जी, जिसके अंदर हम जो है मॉडर्न अलजेब्रा का रिंग पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सो बट प्लस क्लासेस को आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर अपना अकाउंट बना करके। तो प्लस क्लासेस के लिए क्या करना होगा, आपको जरूरत पड़ेगी सब्सक्रिप्शन की। मैं बात करता हूँ सब्सक्रिप्शन लेने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हाउ टू गेट ए सब्सक्रिप्शन, जस्ट अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है आपको। व्हाट यू हैव टू डू, अन अकेडमी लर्निंग ऐप, नेट एग्जाम की कैटेगरी पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा CSI यूजीसी बटन को और गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करेंगे यू विल रीच टू दिस पेज, जिसमें डिस्कस किया होगा 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 3 के, 6 के, 12 के और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे की, तो देखिए 11,550 रुपये लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आपने अमित S10 यानी कि मेरा रेफरल कोड यूज कर लिया, दिस इज माई रेफरल कोड अमित S10। अगर आपने इसको यूज कर लिया, प्रोसीड टू पे पे जाइएगा जी, जस्ट यू हैव टू पे 10,395 रुपये और प्रोसीड टू पे कर दीजिएगा, यू विल गेट इजीली योर सब्सक्रिप्शन। तो इसके बाद भी कुछ प्रोसेस होगा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जी। आप चाहते हैं कि मैं नेट बैंकिंग के थ्रू अपना अमाउंट का दूं तो आप दे सकते हैं। आप चाहते हैं EMI के थ्रू, तो वो भी है इसमें प्रावधान। और उसके साथ साथ जो है आप चाहे डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट के मोड है, जस्ट आपको क्लिक करना है और पेमेंट के मोड को सिलेक्ट करना है एंड देन यू कैन प्रोसीड, नो प्रॉब्लम। नाउ देन, तो सर हम सब्सक्रिप्शन तो ले लें, लेकिन हमें फायदा क्या है? सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे फायदे होते हैं जी। फॉर एग्जांपल कैसा फायदे की हम बात करें, देखो अगर हमने सब्सक्रिप्शन लिया है तो हम सारे जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सब की वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हो, उनकी सभी की लाइव क्लासेस ले सकते हो, जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हो, राइट। सो नाउ देन PDF नोट सबकी आप अपने पास ले सकते हो, उनके डाउट सेशन में सभी की क्लास में बैठ सकते हो आप, मॉक टेस्ट सभी के अटेंड कर सकते हो आप, और जो है आपके पास डिस्कशन इन मेनी मोर थिंग्स आर देयर। सो दैट मीन्स आपको सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ एजुकेटर्स होने की वजह से प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मिलेगी, और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, ठीक है ना जी। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड हमें देती है जी आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से जो स्ट्रेटजी और एग्जाम पैटर्न है इसके बारे में।
यानी कि CSI नेट का एग्जाम जो देने के लिए जा रहे हो, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नाउ देन व्हाट इज हाउ टू मैनेज CSIR नोट। भाई हमारे पास नोट्स तो हो जाएंगे, लेकिन हम उनको कैसे मैनेज करें, ये भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसको डिस्कस करने के लिए, इसको बताने के लिए मैं लिखा है हाउ टू मैनेज CSIR नोट। The next one is an incredible book list for CSIR net mathematical sciences। तो ये भी यहाँ पर डिस्कस की गई है जी। ये सारे के सारे लिंक जो भी हैं वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल के ही हैं। आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं और यूट्यूब पे वाईफाई स्टडी CSI नेट लिख के भी जा सकते हैं। तो चलिए, फॉर्मली तो हमने काफी सारी चीजों को डिस्कस कर लिया, जैसे कि क्या, सब्सक्रिप्शन के बारे में, मेरे बारे में और मेरी क्लासेस के बारे में। अब हम चलते हैं वहां जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। और सबसे पहले और छोटा सा और इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन क्या है जी, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म पूछ ली है जी Z10 से Z20 के ऊपर। तो फॉर्मल लिख लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जब भी क्या, हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है f, और आपसे कहा है कि भाई ये जो है आपके पास निकालनी है Zm से Zn के ऊपर, राइट। f इज ए फंक्शन फ्रॉम योर मैपिंग फ्रॉम Zm टू Zn। और हमसे पूछ ले कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म निकालिए। द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म इज व्हाट, GCD ऑफ Mn, ठीक है ना। द नंबर ऑफ ग्रुप homomorphism is what, simply a GCD of M and N। So हमारे केस में क्या है, यहाँ पर हमें दिया गया है जी Z10 से Z20 के ऊपर। हमें 10 का और 20 का GCD निकालना होगा जी। कितना आने वाला है इसका GCD, the GCD is equal to 10। भाई 10 आ गया GCD। क्या आंसर है हमारे पास, yes, D is the correct option। So that means if we have a formula, we know the formula, we can get the answer, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने टोटल होमोमोर्फिज्म के बारे में आपको बताया। एग्जामिनर आपसे वन वन होमोमोर्फिज्म के बारे में भी पूछ सकता है, इनटू होमोमोर्फिज्म के बारे में, नॉट वन वन के बारे में पूछ सकता है, ऑन टू के बारे में पूछ सकता है। तो ऐसे सारे हमारे पास फार्मूलाज हैं, उन सभी को हमें याद रखना चाहिए। सो दिस इज द कंसेप्ट जो कि ग्रुप होमोमोर्फिज्म पे बेस्ड था, और ग्रुप होमोमोर्फिज्म से क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, दैट इज इट। क्या बताया मैंने भाई, टोटल होमोमोर्फिज्म, इनटू होमोमोर्फिज्म, ऑन टू होमोमोर्फिज्म, not one homomorphism, ऐसे questions he can construct and can ask from you, so you must be ready। So that's what this is the important question। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप एस इट इज। भाई ऐसे दिया गया है, और ऐसे तो आप जानते ही हैं भाई एसएन के बारे में। एसएन का ऑर्डर होता है एन फैक्टोरियल, राइट। और अगर हम बात करते हैं उसमें कंजुगेट क्लासेस की, तो हम किससे निकालते हैं, हम निकालते हैं जी पार्टीशन ऑफ एन से। सो बहुत सारी बातें, लेकिन इसने तो हमें क्या पूछा है, इसने पूछा है जी आपको निकालना है क्या, पॉसिबल ऑर्डर, मैक्सिमम सबसे बड़ा पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है जी सिमेट्रिक ग्रुप S8 के अंदर। तो यहाँ पर n की वैल्यू 8 है, n सिंबल, 8 सिंबल के ऊपर हमने सिमेट्रिक ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। सो अगर हमें हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं अगर ग्रुप के अंदर, तो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, हमें तो जो भी साइकिल्स है, क्योंकि यहाँ पर साइकिल्स है, उन साइकिल्स का जो जो ऑर्डर आता है उनका एलसीएम जो भी मैक्सिमम दे देगा हम उसे करेंगे बात। तो अगर हमें 8 सिंबल पे दिया हुआ है, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें 8 को लिखना है। एक तो 8 ही हो गया, किस किस तरीके से इसको हम पार्टीशन कर सकते हैं, भले 2 नंबर में करें, 3 में करें, फिर 5 में करें, 6 में या 8 सिंबल में करें, नो मैटर, बट द एलसीएम शुड बी द मैक्सिमम, दैट इज आवर टारगेट। सो दैट मीन्स हमें 8 दिया गया है, सो हम इसको 8 को कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 1 भी हमारा 8 के इक्वल ही होता है, राइट बैन। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, सर हम लिख सकते हैं 6 प्लस 2, सर हम लिख सकते हैं 5 प्लस 3, एंड देन आप लिख सकते हो जी 4 प्लस 4। यही तो तरीके थे 8 को लिखने के, ठीक है। लेकिन एक और आएगा, वो कहेगा नहीं सर आप तो 2 में पार्टीशन कर रहे हो, मैं तो 3 में पार्टीशन करूंगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं जी, बिल्कुल फ्रीडम है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका मन करे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं 4 में भी 2 प्लस 2, ठीक है जी। 4 आ गया, 4 ये भी 3 पार्टीशन कर सकते हैं आप, आपका मन किया 2 प्लस 3 5 आ गया जी, प्लस 3 एक और कर लीजिए, ठीक है। सो दैट मीन्स ऐसे भी आप पार्टीशन, मैनी मोर पार्टीशन यू कैन कंस्ट्रक्ट। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो ये जो साइकिल्स बना रहे हैं 7 लेंथ की, 1 लेंथ की, 6 लेंथ की, 2 लेंथ की, इन सब का आपको सिर्फ एलसीएम लेना है जी, ठीक है ना। आपका पर्पस है, अगर मैं एलसीएम लूं किसका,
एलसीएम ले रहा हूँ जी मैं 7 का और 1 का, वो जितने भी मैंने पार्टीशन किए हैं उनमें मैक्सिमम होना चाहिए। मैं देखा कितना 7 आ गया जी। अगर मैं एलसीएम लूंगा किसका, 6 का और 2 का, कितना आएगा जी, 6 आ गया जी। और अगर हम एलसीएम करेंगे 5 का और 3 का, सो 15 आ गया जी, ठीक है। और अगर हम एलसीएम करेंगे 4 का और 4 का तो कितना आ गया जी, 4 आ गया जी। सो ऐसे ही आप यहाँ पर भी एलसीएम देख सकते हैं अगर आपने 3 पार्टीशन किए। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि भाई वहाँ के पार्टीशन से हमें फायदा नहीं होने वाला है, बहुत जगह हो जाएगा, बहुत जगह नहीं हो पाएगा आपको, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली आई हैव सीन, मैंने देखा कि भाई हमारे पास 15 भी है, 6 भी है, 7 भी है, सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है 15, यानी कि जो हमारे पास 5 प्लस 3 वाली थी 15। ओह यस, हमारे पास आंसर भी है, राइट। सो वी आर गेटिंग द आंसर, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप एज इट इज 15। जबकि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए हैं भाई, 12 भी दिया है, 8 भी दिया है, तो डेफिनेटली ये तो होने से रहेगा, है ना, 8 to 12। एक प्रोबेबिलिटी है कि 24 हो जाए, तो 24 कैसे हो सकता था भाई, कोई 8 लेंथ की साइकिल होती है, एक 3 की, लेकिन 8 ही सिंबल पे है ये तो, है ना। तो कोई ना कोई एक ऐसा तरीका हमें जरूरी था जो कि हमें देख लिया हमने। अब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्यों आता है, देखो यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को पता लगती हैं। एक तो आपको किस तरीके से पार्टीशन करना है, नंबर का ये पता लग गया, और किस तरीके से वो मैक्सिमम आएगा। और एग्जामिनर बहुत बार ये क्वेश्चन S7 का लेकर के, S10 का लेकर के कई बार पूछ सका है। इस बार तो हमने S7 का, S8 का लिया, S10 का, S7 का, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोगों के एग्जाम में पूछ चुका है। और अब एग्जामिनर और भी एक्सटेंड हो गया, एसएन पे नहीं रहता है, वो एएन की तरफ अप्रोच करने लगा है, और भी जगह कहीं पे अप्रोच करने लगा है। सो दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यस हमें दिया गया है द मिनिमल polynomial of n cross n matrices whose each entry is unity। अरे वाह, एक हमें क्या दे दी गई। चलिए सबसे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाएंगे, एनालिसिस करते हैं, आंसर तो मिल ही जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो इसने क्या कहा, मिनिमल पॉलिनोमियल की बात कर रहा है ऑफ द मैट्रिक्स whose each entry is unity। मिनिमल की जब बात करें और ऐसी बात करें ना जी, तो बस इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्या हम बताएंगे वो भी आपको। क्या इसने कहा कि, हमने कहा कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जी हमारे पास, हमने एक A1 मान ली, दिस इज द मैट्रिक्स। इसमें क्या कहा, whose each entry is a unity, 1 मान लीजिए हमने, ए ये लीजिए, ठीक है जी, 1 1 1 1, राइट। सो अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए चलेंगे, दैट व्हाट विल बी दैट 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस, आप इसका सॉरी ट्रेस कर लीजिए, ट्रेस कितना आ गया जी 2, और लैम्डा और डिटरमिनेंट कितना आ गया जी +0, राइट। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कितना मिला जी आपको, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा, राइट, वेरी गुड। हमने कहा सर हम इसमें नहीं, हम तो थर्ड पे चलेंगे। सो दैट मीन्स हमने अगर एक मैट्रिक्स और ले ली, व्हाट इज दैट, हमने 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले लिया। क्यों ले रहे हैं जी, ऐसे आप बहुत बढ़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसने n क्रॉस n की बात की है जी, तो हम नहीं जानते n ऑड है कि इवन है। सो दैट मीन्स हम दोनों पे एनालिसिस करके देख लेते हैं। सो व्हाट हैपन इन दिस केस, इफ यू विल गो, भाई हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करी, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस कितना आ गया जी 3 लैम्डा स्क्वायर, राइट, ओके। अब नेक्स्ट बनाने चलेंगे हम, हमारे पास जो वैल्यूज आने वाली हैं, व्हाट विल बी द वैल्यूज। सो नोटिस कीजिएगा, what you will receive, you will get this values are 0, okay। So now then you, what you are exactly you are getting lambda and lambda square minus, sorry, हम क्या करते हैं, lambda square कॉमन ले लेते हैं, और what exactly you are getting lambda minus 3, okay। और क्या लिख सकते हैं इसको, lambda हमने कॉमन लिया तो lambda square minus 3 lambda, right। ऐसे ही अगर हम बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे, मैं आपसे कहूँ कि भाई हम ए एन बना लेते हैं, सिंपली किसका, एन क्रॉस, एंट्रीज क्या है, पूरी सारी की सारी 1 है, और ये एन क्रॉस एन की मैट्रिसेस है। सो व्हाट हैपन, आपके पास क्या आएगा जी, आप नोटिस करोगे हर बार आपने क्या किया, इस बार फिर लैम्डा की पावर n माइनस आपके पास क्या आ जाएगा जी n लैम्डा की पावर n माइनस 1, ऐसे आ गया आपके पास। सो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, आप वापस वहां वहां पर से कुछ कॉमन लोगे, और आपके पास जैसे ही आपने लैम्डा कॉमन लिया, व्हाट यू विल रिसीव, यू विल रिसीव लैम्डा
लैम्डा की पावर n माइनस वन आपने कॉमन लिया, यू आर गेटिंग लैम्डा माइनस n, ठीक है ना जी, यू आर गेटिंग दिस वन। सो एक और भी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज अ नथिंग दैट इज सिंपली अदर रो सम, कितना आ रहा है, दिस इज द n, दिस इज द n, दिस इज द n, ओके। या मैं बात करूं आपसे कॉलम सब। सो एनी हाउ जब हम बात कर रहे हैं मिनिमल पॉलिनॉमियल की, तो आप एक फैक्टर यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है। वो क्या आता है, अगर मैंने यहाँ से लैम्डा n माइनस टू रख लिया बाहर, सो व्हाट यू आर गेटिंग n लैम्डा। Anyhow, this factor is a common and this will give you the minimal polynomial which will annihilate to this matrix. So this one will be the minimal polynomial. फर्स्ट ये हमारा ऑप्शन आ गया है जी लैम्डा स्क्वायर माइनस एन लैम्डा, ठीक है ना। कैसे कैसे ऑप्शन दिए गए हैं देखो, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, यानी कि जब भी हमें ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे जिसमें सारी एंट्री वन वन है या किसी एक स्केलर टाइप की है, तो हमें इस तरीके से उस क्वेश्चन को देखना चाहिए, ठीक है। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी। ओके, वाओ वेरी गुड, हमें दिया गया है जी एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू। एकदम से याद आता है हमारे मन में, कौन होता है जी, किस थ्योरम का नाम है, जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन सी वो थ्योरम है। क्या क्या गया है, क्या कहा गया है, एवरी फाइनाइट ग्रुप, कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, अब वो चाहे Dn है, चाहे वो आपके पास जो है मैं कहूँ कि Q8 है, चाहे वो Q4 है, चाहे वो Zn है, कोई सा भी आपके पास ग्रुप का अगर ऑर्डर फाइनाइट है तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, टू बी अबेलियन ग्रुप। क्या आइसोमॉर्फिक होगा Zn के, नहीं। तो क्या है परम्यूटेशन ग्रुप के, हाँ ये करेक्ट आंसर है जी, जेड के, ये भी गलत हो जाएगा। इवन दो ये आंसर इसने अप्रोप्रिएट नहीं दिया हुआ है, जब इसने फाइनाइट की बात की है तो इसको लिखना चाहिए परम्यूटेशन ग्रुप एस एन, दैट मीन्स a group with the and symbol जिसका ऑर्डर भी फाइनाइट हो, ठीक है ना। सो दैट इज द रीजन, यहाँ पर परम्यूटेशन ग्रुप लिखने का मतलब सिंपली इसको यहाँ पर ये लिखना जरूरी होना चाहिए, ठीक है ना। बट हमें चूंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है और मोस्ट प्रोबेबल आंसर यही दिख रहा है, तो हमें यही लगाना होगा, ठीक है ना जी। आई होप, देखो परम्यूटेशन ग्रुप से हमारे पास क्वेश्चंस आता ही आता है, पूछता ही रहता है, और ये हमारे पास किसकी थ्योरम हो जाती है, जल्दी से नाम बता दीजिए जी। ठीक है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस थ्योरम के को हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स पे आई विल बी हैप्पी टू सी। नाउ देन नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 इज। भाई अब आप ढूंढिए आप जरा, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है अगर ग्रुप का ऑर्डर आपके पास 14 हो तो। सर आपको क्या कहते हैं, जब भी ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ हो, फॉर एग्जांपल हमें 14 ही दिया हुआ है ना, जब भी हमें ऑर्डर दिया हो, व्हाट वी हैव टू बी डू, फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक इट इनटू द प्राइम फैक्टर्स। तो सिचुएशन क्या आ गई, ये p इंटू क्यू का बन गया, p इंटू क्यू का बन गया, तो हमें देखेंगे कि क्या p यानी कि 2 डिवाइड करता है 7 माइनस वन को या नहीं। आंसर आया यस करता है सर। अगर करता है तो इसके पास दो पार्ट बन जाते हैं। कैसे दो पार्ट, एक तो या तो ये आपका पास अबेलियन होगा, और दूसरा क्या होगा आपके पास नॉन अबेलियन होगा। और अगर अबेलियन होता है तो ये सिंपली इंप्लाइज कर देता है कि दैट इज नथिंग, दिस विल बी द ओनली असाइक्लिक। सो दैट मीन्स क्या बन जाएगा जी, जी 14 बन जाएगा या तो। और चूंकि ग्रुप का ऑर्डर कैसा है, दिस इज द इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो हम नॉन रिलेटिव की तरफ कहाँ सोचते हैं, दैट इज अ D7, सबसे पहले हमारे माइंड में आता है। सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट नाउ यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि कितने ऐसे एलिमेंट हैं। इसका क्या मतलब होता है जी, x square, right, that means order of x less or equal to 2. The meaning of this equation, x square is equal to identity is that one। यानी कि क्या मतलब हुआ जी, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिखा हुआ है, यानी कि ये पूछ रहा है ऑर्डर जो एक्स का ऐसे एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2 या 2 से कम है। भाई 2 से कम किसका होता है, एक आइडेंटिटी का ही होता है, सिर्फ एक आइडेंटिटी है जिसका ऑर्डर आपके पास 1 मिल रहा है, राइट। अब हमें यानी कि 2 ऑर्डर के एलिमेंट और निकालने हैं और उसमें प्लस कर देना है। अगर हम D7 में जाते हैं तो Dn के अंदर हम एक फॉर्मूला सिंपली जानते हैं जी, क्या फॉर्मूला आता है, इफ n इज even and even then ऑर्डर 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर इज इक्वल टू n प्लस वन। और अगर आपके पास n ऑड हो जाए जी, n ऑड,
तो क्या सिचुएशन होती है जी, ऑर्डर 2 के जो एलिमेंट होंगे दे विल बी इक्वल टू n, राइट. सो 7 is an odd number, so what happen in this case, that means order 2 के एलिमेंट्स हो गए जी 7 और एक हो गई जी आइडेंटिटी विच इज 1, तो टोटल कितने हो गए जी 8, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए को अगर वो ग्रुप नॉन अबेलियन है तो एलिमेंट हो गई जी आपके पास 8, क्योंकि देखो इसने कहीं नहीं कहा आपको कि ग्रुप साइक्लिक है या ग्रुप आपके पास नॉन अबेलियन है. So that means you have to be think both the possibility. Now then, elements in a group of order 14 such that x square is equal to identity is. Okay. Yeah. So now then अगर हम बात करते हैं इसकी कि 14 वाले की, तो आप एक और बात देखिए, आपके पास क्या लिखा हुआ है 14. 14 एक साइक्लिक ग्रुप है, हर एक डिवाइजर्स के लिए यूनिक. अब ऑर्डर 2 के एलिमेंट कितने, एक, ठीक है, और आपके पास आइडेंटिटी कितना, वो भी एक, तो दैट मींस ऑर्डर 2 का भी आया 1 और एक आइडेंटिटी आ गई आपके पास 1. व्हाट यू आर गेटिंग, एग्जैक्टली यू आर गेटिंग द वैल्यू 2. सो दैट मींस आइदर 2 और 8, डिपेंड ऑन कौन सा आपके पास, राइट ना. सो ऐसी सिचुएशन को आप जरूर ध्यान रखिएगा अपनी. ओके, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है. ऐसे एलिमेंट निकलने वाले क्वेश्चंस पे हमें जरूर फोकस करना चाहिए जी. यस, इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. क्यों इम्पोर्टेंट, इसमें कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्या स्टेटमेंट है जी, एवरी infinite abelian group is either isomorphic to Z positive or isomorphic to R star. नॉन जीरो यानी कि रियल नंबर विद मल्टीप्लीकेशन दिया गया है और एक आपको पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, राइट. और हमें क्या कहा, इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप के बारे में बोला है. भाई ये तो बात हम जानते ही थी कि एवरी इनफाइनाइट, ये तो नीचे आ गया है देखो, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू दिस वन, ये तो क्लियरली ट्रू हमें दिखाई दे रहा है. तो पहले वाले में क्या कोई कंफ्यूजन है हमें, बिल्कुल नहीं जी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इसने क्या कहा, एवरी इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप इज आइदर आइसोमॉर्फिक टू जेड, यानी कि अगर वो साइक्लिक भी अबिलियन होता है, अगर वो जेड हुआ तो इसके आइसोमॉर्फिक चला जाएगा, और अगर कोई और स्ट्रक्चर हुई तो डेफिनेटली किसके आइसोमॉर्फिक जाएगा, आर स्टार डॉट की जाएगा. सो दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो, सो दैट मींस जो नॉन साइक्लिक वाला होगा ना, यानी कि अबिलियन वाले स्ट्रक्चर में जो होगा वो आर स्टार डॉट के पास चला जाएगा जी. ये आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता है ये स्टेटमेंट. सो दोनों के दोनों ट्रू हो गई जी. तो क्या अब हम देखना सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा, नीचे ऑप्शन लिखे हुए हैं, both S1 S2 are true. Yes, so that was the thing. B correct हो गया है जी हमारे पास. Yes, both S1 and S2 are true statement. So हमेशा ध्यान रखिए, आप ऐसे एकदम से देख सकते हैं और कभी कंफ्यूजन हो जाए, फॉर एग्जांपल आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि पता नहीं यार स्टार डॉट पे होगा या नहीं होगा, तो अपने नीचे वाले ऑप्शंस को भी देख लीजिए. आपको S2 तो क्लियर ही था, S2 अगर S2 ट्रू है तो इसका मतलब लास्ट वाला खत्म हो गया था आपके पास, ठीक है. सो मतलब कई ऑप्शंस तो आपके पास खत्म हो गए जैसे कि ए और सी, लेकिन फिर भी देखना पड़ता है इसमें. बहुत बार ऐसा हुआ कि नहीं भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना जी. सो क्वेश्चंस को ऐसे भी ध्यान रखना है. तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन वाले क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया है जी, अरे वाह, ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है जी. कैसा इंटरेस्टिंग आ गया है सर, इसमें लिखा गया है एफ एक्स प्लस वाई बाई टू, यानी कि दो वैल्यू का मीन कर निकाला है मैंने, राइट, इज इक्वल टू उनकी इमेजेस के मीन के बराबर है, इक्वल है. मीन्स द वैल्यू एक्स एंड वाई का मीन निकालेंगे तो जो उनकी इमेजेस आ रही है दैट इज इक्वल टू द मीन ऑफ द वैल्यू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू फॉर एल एक्स वाई बिलोंग्स इन आर, where f is a real valued and continuous function और साथ साथ कंडीशन दे दी है. बस जी हो गया काम. ये जो कंडीशंस दी है ना जी, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. कैसे इंपॉर्टेंट होती हैं, नोटिस कीजिएगा. हमें जितनी कंडीशन दी हैं उससे बस कम डिग्री का एक पॉलिनोमियल मानना है कि हाँ जी ये होगा. सो दो कंडीशन दी है तो आप क्या है 1 डिग्री का एक पॉलिनोमियल ले लीजिए. हमने क्या माना कि भाई एफ एक्स जो है हमारे पास सिंपली ए एक्स प्लस बी टाइप का है. अब ax प्लस बी जो भी होता है आप देख रहे होंगे, सिंपल क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन की तरीके से बिहेव कर रहा है और पॉलिनोमियल फंक्शन है, दैट मींस व्हाट हैपन, इट इज ए कंटीन्यूअस ऑन आर. सो इसीलिए हमने लिया इसको, किसको प्रॉब्लम नहीं होगी और ये सिंपली कंटीन्यूअस होगा. ऐसी प्रॉपर्टी को मतलब हमें चेक नहीं करना पड़ेगा. सो दैट्स द रीजन, हमें सिंपली क्या पता लग गया जी, ठीक है, कि हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है. तो सर इसको लिखने से क्या होगा, इससे लिखने से ये होगा जी, आपको जो कंडीशन दी हुई है ना इनका यूटिलाइज आप कर लीजिएगा. हमें क्या कहा गया है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, अगर ए भी मुझे मिल जाएंगे तो मेरा फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है जी, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है बी
और वो किसके इक्वल है जी 1 के, तो दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू हो गई जी आपके पास 1 simply. Now then come to the derivative value. What is the value of f dash x? The f dash x is nothing which is equal to a. And by this equation what happened, by the given condition f dash at 0, what is the value which is equal to a, और वो किसके इक्वल है 2 के, यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो गया जी द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 2 है जी। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन आपके पास आ गया जी सिंपली 2x plus 1, this is your function. So सर ये बात तो ठीक है, फंक्शन तो हमारे पास आ गया और हम f2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले भी हमें कुछ और सोचना है क्या। हाँ जी, इस कंडीशन को भी देख लीजिएगा जी, जो कंडीशन दी हुई है उसको सेटिस्फाई करता है नहीं। सो मैंने अगर दो वैल्यूज ले ली, मैंने क्या कहा एफ एक्स प्लस वाई बाई 2 में अगर करने के लिए जा रहा हूँ, देन व्हाट हैपन बाय दिस रूल, सो दिस हैज टू बिकम 2, क्या आनी चाहिए आपके पास, बिल्कुल ऐसी इमेज आनी चाहिए। अब एफ एक्स की ये वैल्यू है, एफ वाई की वैल्यू क्या होगी 2y प्लस 1, राइट। एफ एक्स प्लस वाई 2 अगर हम लिख रहे हैं दैट मीन्स 2x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, और प्लस 1। सो व्हाट हैपन, दिस इज नथिंग 2x प्लस 2y plus 2 by 2, we can write, so we can write 2x plus 1 plus 2y plus 1 by 2 we can write, and that is nothing, that is fx plus fy by 2। इसका मतलब हम क्या लेके चले थे, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, राइट, गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब अब आप जो भी एनालिसिस करेंगे इस पे, वो सारे एनालिसिस ट्रू होंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है जी, जल्दबाजी से हमारे से कुछ जो फ्रेम होता है ना वो गलत हो जाता है और हम कंडीशन चेक नहीं करते, तो इसलिए गलती हो जाती है, तो इसलिए केयरफुल रहिएगा अबाउट दैट। सो आपने क्या बना दिया, ये कंडीशन भी चेक कर लिया। अब क्या पूछा है जी आपसे, एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछी है, तो एफ ऑफ 2 इज नथिंग दैट इज इक्वल टू 2 into 2 plus 1 which is equal to 5। सो 5 is the correct option। हाँ जी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बहुत सारे लोग होते हैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस फंक्शन को, सोच सकते हैं कि अच्छा ऐसा हो कि जीरो पे भी वैल्यू हो, डेरिवेटिव पे भी वैल्यू ये है। सो बहुत सारी चीजें तो हम बिल्कुल सोच भी सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट मैंने आपको एक जनरल मेथड बताया है कि जब भी हमें कंस्ट्रक्शन करना हो किसी फंक्शन का और हमें कोई कंडीशंस या इक्वेशन दी हुई हो, तो उनके हिसाब से आप कैसे करेंगे जी, ठीक है ना। सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं एनालिसिस में, तो उनका ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, अरे वाह, एक और क्वेश्चन आ गया है जी। क्या क्वेश्चन आया है, इफ एफ डैश ए एग्जिस्ट देन द वैल्यू ऑफ, भाई डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस की बात की गई है, डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ए एग्जिस्ट। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना जी। और एग्जिस्ट होने का मतलब देयर इज सम वैल्यू, इसकी कोई क्या वैल्यू आने वाली है कि, सो व्हाट वी हैव टू डू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव एंड इक्वल टू सम वैल्यू के। इसका पूरे का मतलब सिंपली ये होता है जी, एक पॉइंट ए पर हम जो बात कर रहे हैं, राइट। सो व्हाट हैपन, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देख लेते हैं उसको बना करके कि क्या बनता है। सो अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखने के लिए चल रहे हैं, सो जस्ट वी विल टेक लिमिट एस टेंड्स टू 0, ओके, एफ क्या लेंगे जी, एफ ए माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, माइनस एफ ए अपॉन एच, और किसके इक्वल हो जाएगा जी, राइट हैंड डेरिवेटिव के। वो क्या होता है सर, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, राइट, माइनस एफ ए, और अपॉन में क्या आ गया जी एच, और किसके इक्वल, इज इक्वल टू के आ गया जी हमारे पास, हमने के वैल्यू मानी हुई है, राइट ना। So now then what we have to do, just we are trying to find out some values with the help of this one। सो लिमिट एस टेंड्स टू 0 लेके चले हैं जी हम। एक बार तो इस इक्वेशन को इससे इसके इक्वल रख लेते हैं, एक बार इसको इसके इक्वल रख लेते हैं जी, ठीक है ना। सो दैट वी विल डू। सो नाउ देन व्हाट हैपन, अगर हम ये फर्स्ट लेते हैं, दोनों को फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को लेते हैं, तो दैट मींस व्हाट हैपन, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू के, ओके। यहां से अगर मैं कहूं आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसको। सो व्हाट हैपन विद दिस वन, तो चलिए
अगर मैं यहाँ पर इसको लिमिट को भी इनसाइड लेके चला जाऊं तो व्हाट विल हैपन, लिमिट भी ले जा रहा हूं मैं एक साथ, दिस इंप्लाइज a limit h tends to 0 fa minus h, okay, minus fa simply is equal to what, k into, या कहा जाए h into k, राइट। और अब हम बात करते हैं किसका, अब भाई हमें ये भी दिया हुआ है कि लिमिट डिस्टेंस टू जीरो, कोई बात नहीं। अब हम लास्ट इक्वेशन से बात करते हैं, फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन व्हाट हैपन, लिमिट h टेंड्स टू जीरो fa plus h plus minus fa upon h, which is also equal to a, this gives us a limit h tends to 0 fa plus h minus fa is again is equal to hk, right now। so hk हमें यहाँ से मिल गया जी, hk हमें यहाँ से मिल गया। अब आप नोटिस एक और कर लीजिए, हमें किसकी वैल्यू की जरूरत है, एफ ए प्लस एच, एफ ए माइनस एच, यानी कि अगर मैंने इसको 1 माना, इसको 2 माना, अगर मैं 2 माइनस 1 कर देता हूँ, ठीक है, व्हाट आई विल रिसीव लिमिट एच टेंड्स टू 0, ओके, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए माइनस एच, ओके। और यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, ये दोनों वैल्यूज तो कैंसिल हो गई, दिस इज कैंसिल विद दिस वन। So now then, what is this value? That is a 2hk, है ना? Oh yes, this place minus. That's what it's minus, right? Yeah. So what happened? This will become 2hk. So h से मैंने divide कर दिया जी. That is nothing. That is equal to 2k. Okay. So इस वैल्यू की आपने वैल्यू क्या निकाली, जो कि आपको पूछ रहा था, this value is what? This value is equal to 2k. राइट ना। इफ दिस वैल्यू इज 2k और k की वैल्यू क्या है जी आपके पास, इफ दिस है हमने क्या है, दिस इज f डैश a के इक्वल है, सो दिस इज व्हाट, सिंपली 2f डैश a। क्या इसमें आंसर है, यस सर, इसमें तो सी ऑप्शन पड़ा हुआ है जी, एंड द वैल्यू द आंसर इज 2f डैश a, ओके ना जी। सो दैट मीन्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे पास है उसको हम टेकल कर सकते हैं बाय द गिवन कंडीशन। ऐसी कंडीशंस डेरिवेटिव पे, कंटिन्यूटी पे, इन सब चीजों को भी एग्जामिनर अब हमसे पूछ रहा है, हमें इन चीजों में केयरफुल रहना है जी, और ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, यस, वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या दिया गया है, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r बी ए फंक्शन satisfy this, what satisfy, fx plus y is equal to fx as y for all x y belongs in set of real number r and limit x tends to 0 f of x is equal to 1। जो स्टेटमेंट है ना जी, वो हमारे लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं यहाँ पर। देखो, ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल होता है, कॉची फंक्शनल इक्वेशंस है ये, नथिंग एल्स। क्या करना होता है इनके अंदर, जब भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, ये किस टाइप के होते हैं, जनरली लॉग एक्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, इस तरीके के जनरली फंक्शन बनते हैं, ए की पावर एक्स हो गया, ए की पावर एक्स हो गया। अब आप नोटिस करो, फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने मान लिया ई टू द पावर एक्स है, सो लिमिट लगाऊंगा ना मैं, एक्स इज टू क्या लगाना है, जीरो, व्हाट विल बी द वैल्यू, एफ इज इक्वल टू 1, क्लियर है ना। ये जनरली ऐसे फंक्शन है हमारे पास, मैं इसको निकाल के नहीं बताने वाला, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि ओरिजिन पे वैल्यू निकालने हैं, अदर वैल्यूज, बट डायरेक्टली आई विल लेट यू नो कि कैसे कैसे हमें इसने पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ट्रू, ट्रू की बात कर रहा है जी हमें, है ना। इसने कहा f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ जी, एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x तो इंक्रीजिंग है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, दैट इज नॉट, जबकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी इसमें आपके पास ही आ जाएगा। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, अगर आप पुट करने के लिए चलेंगे भाई एफ एक्स प्लस वाई, व्हाट विल बी, दिस इज नथिंग, दैट इज e टू द पावर x प्लस वाई, okay now, so what is this, e to the power minus x into e to the power minus y, this is nothing, that is fx into fy। आ गया ना जी हमारे पास वही सिचुएशन कंडीशन को फुलफिल करने वाला फंक्शन, जो कि इंक्रीजिंग नहीं है जी, सो दैट मींस दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। f इज आइदर कांस्टेंट और है बाउंडेड। अब आप देख सकते हैं बी पार्ट के लिए, ए पार्ट के लिए तो हमने ये देख लिया, अगर हम बी पार्ट के लिए इसको ले लें, दैट मींस फॉर द बी पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स,
भाई ना तो ये फंक्शन कांस्टेंट है और ना ही ये फंक्शन बाउंडेड है, तो ये बात भी गलत हो गई जी, ये भी ट्रू नहीं है ना। हमें कोशिश करनी है ऐसी जगह जनरली हम काउंटर एग्जांपल को ढूंढ लें और उससे हम डिस्कार्ड करने की कोशिश करें। हमेशा ऑप्शन को देखने के बाद हमें ये सोचना है कि भाई क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये नहीं होगी बात, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वन। तो सी की हम बात करते हैं, व्हाट इज दैट, एफ, अगर मैंने मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, सो व्हाट हैपन, एफ ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ए टू द पावर आर एक्स, राइट। तो सिंपली यू कैन राइट दिस ए एक्स टू द पावर आर, और अभी क्या बन गया जी हमारे पास एफ एक्स टू द पावर आर। सो इसका मतलब ये बात तो ट्रू हो गई जी, लेकिन साथ साथ इसने क्या किया, फॉर एवरी रेशनल आर बिलोंग्स इन क्यू, फॉर एवरी रेशनल आर बिलोंग्स इन क्यू। सो इसने जो रेशनल के लिए कहा यही इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज अगर आपने ट्रांसीडेंटल नंबर ले लिए, ठीक है, सो तो दिक्कत हो जाएगी, हम कुछ भी नहीं बता पाए किसकी वैल्यू कैसी है, इक्वल है या कि नहीं है ना। So that is the correct option. So we have to be choose it as in correctly. This is the correct option, right? और लास्ट वन के लिए भी आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट, एवरीवेयर यू कैन, इवन दो नोटिस कीजिएगा ये लास्ट वाले भी ट्रू नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं ट्रू हो पा रहा है, इसने क्या कहा है, एफ डी ऑप्शन के लिए एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। भाई इक्वल कब होगा जीरो, ये तो नहीं होने वाला ना जी किसी भी उस पे सिचुएशन पे। सो दैट मीन्स इक्वलिटी की कंडीशन की वजह से ये फेल हो गया, अदरवाइज ये ठीक था अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो कह देता था उसको, ठीक है। देयर इज नॉट द फंक्शन जिसको आप जीरो पुट करें और इक्वल टू वन आ जाए। आपको पहले ही ऑलरेडी एक और भी बता देता हूं मैं आपको, इसने क्या कह दिया है आपको, है ना, आपको क्या दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू वन दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि जब x के नियर जा रहा है तो वैल्यू वन आ रही है। अब आपके पास r के लिए बोली गई है बात, दैट मीन्स आपके पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है x की कि आप फंक्शन के अंदर रखें उस वैल्यू को और आपको जो है जीरो मिल जाए, ठीक है, यू आर नॉट गेटिंग द जीरो, ठीक है। सो दैट इज हमेशा ग्रेटर देन जीरो तो आ ही रही है, ओके। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, अरे भाई ये तो और भी आसान क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के लिए। क्या क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया गया है जी, फंक्शन को हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बी वन, क्या मॉड एक्स माइनस वन दे दिया गया है जी, प्लस सी वन मॉड साइन एक्स दे दिया गया है जी। ये तो हमारे पास है, इस डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये आप नोटिस कीजिए कौन सी वैल्यूज होती हैं। देखो यहाँ फंक्शन के अंदर एक और भी फंक्शन दिया गया है, एक तो फंक्शन आप ये समझ लीजिए दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास, एक तो पॉलिनॉमियल फंक्शन है और ऊपर से उसके ऊपर लगा दिया गया है जी मॉडुलस। यहाँ पर क्या सिचुएशन है जी, यहाँ पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और उसके साथ साथ एक और लगा लिया जी मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना जी, दिस इज द थिंग। तो ये तो दो फंक्शंस के आपके पास सिचुएशन है। तो यहाँ कहा गया है डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, अच्छी बात है जी, एक ही पॉइंट पे दिया गया है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं कि, तो हमें वो देखना होगा सबसे पहले ये फंक्शन किस वैल्यूज पे जीरो होता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, मैं तो भाई एक ही बात जानता हूँ, अगर मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स दिया होता है तो मैं देता हूँ कि x इज इक्वल टू जीरो पर ये मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाती है कि जीरो हो जाती है। यानी कि जिसपे अंदर वाला पार्ट जीरो हो रहा है ना, जो अंदर जीरो है उस पे ही आपका मॉडुलस जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। बिहेवियर तो मॉडुलस फंक्शन से पता लगने वाला है हमें, राइट। सो अब हमने नोटिस किया क्या भाई, जो हमारे पास साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स को हमने देखा कि साइन ऑफ एक्स इज व्हाट, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स इज इक्वल टू एन पाई, कोई भी वैल्यू हमारे पास, यानी कि x इज इक्वल टू जीरो भी n की जब वैल्यू n इज इक्वल टू जीरो होगा। सो यानी कि x इज इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है जी। और जबकि हमें क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएबल हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि c1 को भी जीरो रख लें तभी हमें फायदा होगा। c1 जीरो होगा तो इसका मतलब ये वाला टर्म ही नहीं होगा, इसका मतलब फंक्शन ये बच गया। अब जो फंक्शन बच गया हमारे पास, दैट मीन्स वी आर गेटिंग दिस फंक्शन, यानी कि a नॉट प्लस b1 mod x minus 1। Now we will notice that क्या x is equal to 0 रखने पे इनसाइड वाला पार्ट 0 होता है, when we are going to put x is equal to 0 we see that this is not equal to 0।
तो इसका मतलब क्या हो गया जी, आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं है हमें ए नॉट और बी वन की कंडीशन पे। ये तो जीरो नहीं हुआ ना, मॉडुलस इज नॉट गोइंग टू बी जीरो। तो दिस इंप्लाइज दैट जो फंक्शन आपके पास है उस पे ए नॉट और बी वन पे कोई कंडीशन नहीं है। सो दैट मीन्स सी वन शुड बी द जीरो। देखा जाए तो किसमें है जी, लास्ट ऑप्शन, ओनली इफ C1 is equal to 0। तो क्या सर हर बार एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा? नहीं जी, अब इस बार ऐसा भी तो कर सकता है कि एग्जामिनर आपसे कहे कि भाई बताइए तो फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल एट x is equal to 1, x is equal to 1 दे दे, देन व्हाट यू विल डू। अब आप नोटिस कीजिए भाई, अगर मैं साइन 1 रख दूं तो 0 नहीं होगा ना, यानी कि ये फंक्शन इस बार इसको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। साइन ऑफ x इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई x is equal to 1 पुटने पे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द 0। सो ये पार्ट इस बार इंक्लूड हो गया फंक्शन में। कांस्टेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जी, कांस्टेंट भी हमारे पास ऐड हो गया इस बार जब हम बात कर रहे हैं x is equal to 1 के लिए, राइट ना। सो ए नॉट भी अब हम बात करते हैं इसको, लेकिन अगर आपने x is equal to 1 यहाँ पर पुट कर दिया, x is equal to 1, then what happen, this value will become 0, यानी कि mod of x minus 1 is equal to 0 हो जाएगा आपके पास जब आपने x is equal to 1 पुट किया। सो इससे क्या नुकसान हुआ हमें कि ये फंक्शन हमें दिख गया कि ये मॉडुलस है, और मॉडुलस वाला जिस पे 0 होता है अंदर का फंक्शन, उस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसका मतलब इस बार क्या हो जाएगा, b1 पे कंडीशन आ गई है, हमें b1 को क्या रखना होगा, b1 हैज टू बी 0। अगर b1 0 होगा तो हमें इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अब हमने देखा क्या, ओनली b0, उस केस में क्या हो जाएगा जी, ओनली b1 इज 0, इन दैट केस ओनली b1 इज इक्वल टू 0। सो बी केयरफुल अबाउट सच टाइप ऑफ द थिंग्स, ठीक है ना जी। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, वेरी गुड क्वेश्चन जी। व्हाट इज दैट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और मीट्रिक ऑन आर। चलिए जी, मीट्रिक स्पेस के बारे में पूछ रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे कि भाई मीट्रिक इज नथिंग जस्ट ए डिस्टेंस फंक्शन। क्या फंक्शन है, डी एक फंक्शन है आर क्रॉस आर, यानी कि ऑर्डर टपल को कहाँ पे मैप करता है जी, मैप कर देता है पॉजिटिव यूनियन 0 पर, और कुछ लोग सिंपली लिखते हैं आर पर। कुछ सेटिस्फाई करता है कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसी कंडीशन सेटिस्फाई करता है भाई, फर्स्ट कंडीशन हम कहेंगे डी हमेशा ही डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन 0 होती है। सेकेंड बात करेंगे कि भाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, कब, इफ एंड ऑल इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और हम थर्ड बात करेंगे कि डिस्टेंस अगर हम x से y की निकालें तो वो इक्वल होंगे डिस्टेंस ऑफ y टू x। और अगर हम फोर्थ बात करें, दैट मींस व्हाट हैपन, d of xz will be less or equal to d of xy plus d of yz के। इसको ट्रायंगुलर इक्वालिटी, इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और इसको आप जो है पॉजिटिवनेस की बात करते हैं, ये इक्वालिटी की बात हो जाती है जी, ठीक है ना जी। दीज आर द थिंग्स। डेफिनेटली जब भी मीट्रिक स्पेस का क्वेश्चन है इन्हीं में से ही कोई प्रॉपर्टी फेल होती है, लेकिन आप तो इसको जानते हैं ऑलरेडी, ये तो यूजुअल मीट्रिक है, नथिंग है। सो मीट्रिक है, ये तो पक्का ही हो गया। अब आता है तीन और के केस में। आप नोटिस कीजिएगा एक और रिजल्ट है हमारे पास। अगर आपको कभी भी दिस इज द रिजल्ट, व्हाट इज दैट रिजल्ट, अगर हमें दिया गया है डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू मॉडुलस x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n, एंड n इज ऑल, इज ए मीट्रिक, मैं कहूंगा इज ए मीट्रिक, इज ए मीट्रिक कब होगा, इफ एंड ओनली इफ n इज ऑड। अगर ये आपके पास n जो है ऑड नंबर है, सो दैट मींस n इज इक्वल टू 1 पे भी, n इज इक्वल टू 3 पे भी, ये भी मीट्रिक हो गया जी, यानी कि सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब बात करते हैं बी की, बी क्यों नहीं है जी, क्या सिचुएशन आ गई कि बी नहीं है। सो इसको क्या हम देख सकते हैं, तो बिल्कुल देख सकते हो जी। आप अपनी कंडीशन पे आ जाओ, सेकंड वाली पे जो आपने मानी है, राइट, फॉर द पार्ट बी। सो आपने कहा कि x इज इक्वल टू 1 है जी, y इज इक्वल टू माइनस 1 है, हमने दो वैल्यूज ले ली। ओके, सो दो वैल्यूज आप जब लेने चल रहे हैं, सो व्हाट हैपन दैट d ऑफ क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई बाय द कंडीशन दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू 0। बट फ्रॉम द सेकेंड ये कब 0 हो सकते हैं, दिस कैन बी 0, dx के y is equal to 0। आपने कहा था if and only if x is equal to y, but in your case what happen, x is equal to 1 and y is equal to minus 1, which are not equal। So what happen,
इसका मतलब ये बात तो गलत हो गई थी कि डिफरेंट वैल्यूज पे भी वेस्टेज जीरो आ रही, तो इसका मतलब ये मीट्रिक की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. दिस विल नॉट बी द मीट्रिक. In the similar fashion, come to the above side, that means a part. The same condition, मैंने x is equal to 0 ले लिया जी और y is equal to 1 ले लिया. That means what is the distance of x and y? That is equal to the minimum of 0, 1. What will be the value? The 0. Okay. Again 0, but they can be 0 only 1 when x is equal to y, but 1 is not equal to 0. This implies that they not a metric. ये भी metric नहीं है जी. तो आपके पास सिंपली हो जाता है जी 2. हाउएवर ये रिजल्ट सही हो रहा था, इवन दो x की पावर 2n भी होगा ना तो तब भी नहीं होगा जी आपका ये ऐसा. ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, सो आज का पार्ट हम यहीं पर फिनिश करते हैं. पार्ट 2 में आप रेस्ट क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके मैम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.